वो आपसे हो गया था ना। युवराज, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या होता है। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर कर लिया था। यहाँ पे तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। जैसे एक तो आपके पास आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक हो जाता है आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक हो जाता है आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, एक हाइपर वैलेंट और एक हाइपो होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे पाई 1 जो होगा लेस देन पाई 2, अगर पाई 2 से कंपेयर करें तो, और हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। क्लियर है? जी सर। तो जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा ये होगा हाइपोटोनिक। ये बस एक टर्म है जिसे ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्यादातर जो सवाल बनते हैं आपके न्यूमेरिकल वो इसके बनते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। एज फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल दूंगा आपको। 5% weight by volume sugar solution is isotonic with 0.87%, ठीक है। ये भी वेट बाय वॉल्यूम ही होगा, वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन इफ मोलर मतलब मास। वेट बाय वॉल्यूम हमारा उतने ग्राम पर 100 ml होता है ना? हाँ जी। इफ मोलर मास ऑफ सुगर is 342, calculate molar mass of urea। आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा? 2 चैप्टर ही आ रहे हैं आपके। हाँ सर, सॉलिड स्टेट कर रहा था मैं आज बैठ के। मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया सर, कल टेस्ट दे दूंगा उसका। ओके। कोई उसमें डाउट्स? नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं थे, वो साथ एन साथ क्लियर कर लिए थे। उनके साथ एक ताबिश सर है कोई केमिस्ट्री के, उनके साथ ओके ओके। वो डाउट क्लियर हो अवेलेबल गया? थे उस टाइम पे। हाँ जी सर। डाउट हो गया था? हाँ सर, मतलब वो नॉर्मल सा डाउट था, कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं थी। ओके ओके। जी सर। और क्या कहते हैं सर, मैं सैटरडे तक सॉल्यूशंस का टेस्ट दे दूंगा। फिर संडे को हम मॉर्निंग में या फिर लेट इवनिंग में दोनों चैप्टर्स का टेस्ट ले लेंगे। हाँ सही रहेगा। जी सर। बाकी एनसीईआरटी से ही करूंगा तो स्कूल के पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ एनसीईआरटी से कर लीजिएगा और थोड़ा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लीजिएगा एक, अगर आपके प्रीवियस ईयर पास। क्वेश्चन? हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सर वो कहाँ से मिलेंगे? तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी सर। सर फिर टेस्ट उसी से दे दूंगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ऐसे कर लेते अच्छा अच्छा, सही है। हाँ बेटर होगा। हैं। सर आज वैसे हमारी क्लास कब तक है? देखते हैं अब। मैं तो सोचा था 1.5 एन आवर का लेंगे, 9 बजे 8:30 to 10, और ये 9:30 हो गया। चलिए एट देखते हैं, थर्टी टू ये टेन बस कंप्लीट कर लेंगे बस पहले तो। सर 8:30 की करनी थी, मेरे को पहले बता देते, मैं 8:30 की कर लेता। अच्छा अच्छा। मेरे को लगा 9 बजे की है, तो मैं बाहर चला गया तो 9:15 तक घर आया फिर मैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ये सवाल हो गया। एक मिनट सुनो।
जी सर। सर इसमें 5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है शुगर सोल्यूशन। तो यस सर इसका हमारा क्या कहते हैं मोल्स हो गए हमारे क्या कहते हैं वेट बाय क्या कहते हैं 342 है ना। तो 5 ग्राम ओवर 100 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो लीटर सर में ये हो कन्वर्ट गया करने की 50। जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये उसका भी वेट बाय मास है। हाँ, वेट बाई वॉल्यूम ही है ना दोनों का। और यहाँ हाँ सर देखिए तो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया युवराज? पाई वन इज इक्वल टू पाई टू। 5 2 यस सर। ठीक है, यानी m जो होगा इसका, जस्ट सपोज m1 r t1 और m2 r t2, और चूंकि आइसोटोनिक है तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे, सॉरी, r और r बराबर होंगे, ये तो कांस्टेंट है ना। जी सर। और ये दोनों भी बराबर होंगे तो टेम्परेचर दोनों का क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो बचा क्या अपने पास? m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, m1 इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जी सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ दोनों के दोनों क्या है आपके? ml में है, 100 ml है, तो दोनों का दोनों वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी सर। भाई वेट बाई वॉल्यूम है ना, तो दोनों का दोनों जी सर। 100 ml आएगा युवराज। हाँ जी सर। जी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जस्ट सपोज इधर शुगर वाला है और इधर वाला यूरिया ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। शुगर का कितना दे रखा है? 342। इधर गिवन मास हमें निकालना है, ठीक है, मोलर मास निकालना है, सॉरी, इधर मोलर मास निकालना हमें। तो ये 0.87 दे रखा है अपॉन में मोलर मास, और यहाँ पे शुगर में कितना दे रखा है? 5% वेट बाई वेट। 5% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से m निकाल लेंगे। m कैसे निकलेगा? 0.87 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा ग्राम में। जी सर। यहाँ से मोलर मास निकल जाएगा, लगभग 60 के आसपास आएगा, 59 पॉइंट समथिंग। सर 5/342 इज इक्वल टू 0.87 अपॉन बड़ा वाला एम जो मोलर मास है। मोलर मास, हाँ मोलर मास, क्योंकि यहाँ क्या बचा अपने पास? यहाँ पे बचा है बस अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ शुगर है और यहाँ क्या है? यूरिया है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास समझ अपॉन गया मोलर, सर यस सर। और मोलर मास निकालना था हमें। तो मास हमें ऐसे मिल जाएगा। जी, क्लियर हो गया। जी सर। अब देखिए स्लाइड चेंज करें। यस सर कर दो। अब देखिए अपने पास क्या आता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या होता है? ऐसा मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली ऐसे मिक्सचर नहीं बनते हैं, ठीक है, उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंडीशन जो आएगा, इसका जो कंपोजिशन होना चाहिए फॉर अ पार्टिकुलर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए, फिक्स कंपोजिशन। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। जैसे सॉल्यूशन बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है ना आपको? याद नहीं सर। एक मिनट बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। जैसे अच्छा क्लास फ्रैक्शनल 9 में, डिस्टिलेशन समझ गया सर, मतलब जिसमें पूरी तरीके से डिस्टिलेशन नहीं होती, सिर्फ इवेपोरेशन होके हाँ उसको बेसिकली कंडेंस वहाँ कर क्या होता है, देते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि हाँ जब जी दो सर। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर होते हैं, तो कम, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है उतने पे उसको हीट कर देते हैं मिक्सचर को, तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर बन के इजिली ऊपर जाता है, और ऊपर से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं पाइप से, तो वो उधर चला जाता है। ठीक है, तो वो जी सेपरेट सर। करते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, तो वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अपने पास क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है,
एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास है एक मिक्सचर C2H5OH प्लस वाटर, C2H5OH प्लस H2O, ठीक है। इसमें जो फिक्स पोजीशन है वो एक्चुअल में C2H5OH का 95% होना चाहिए और वाटर 5% होना चाहिए, तब ये जाके एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है C2H5OH का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इन गैसियस फेज। जैसे मिक्सचर अगर सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, वो मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट हो जाता है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ये वाई वाला जो है ना, इन गैसियस फेज की बात कर रहा हूँ, इन गैसियस स्टेट, ठीक है। इन दोनों के इक्वल होने की वजह से एक्चुअल में इसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो आता है आपका वो आ जाता है HNO3 और H2O का। HNO3 और H2O का जो मिक्सचर होता है, अगर 68% HNO3 है और 32% H2O है, तो यहाँ पे ये जो देता है आपका, ये देता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और HNO3 प्लस H2O। हाँ, HNO3 68% होगा और H2O 32% होगा। और एक्चुअल में मैं ये बताऊं तो ये जो मिक्सचर होता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है C2H5OH का, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिवली डेविएटेड होता है, ठीक है। और ये नेगेटिवली डेविएटेड होता है, ये अभी आपको पता चल जाएगा। डन सर। हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो यहाँ पे दो टाइप के मिलते हैं आपको। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के मिलते हैं। एक वो होते हैं जिनमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और एक वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है आपका? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट उसमें होता है जो पॉजिटिवली डेविएटेड हो, पॉजिटिवली डेविएटेड हो, वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट उसमें होता है जिसमें जो नेगेटिवली डेविएटेड हो। समझ रहे हैं आप? जी सर। अब इसका प्रूफ अभी आप खुद ही देखिएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल दो दो ग्राफ हमें प्लॉट करने की जरूरत है, ठीक है। एक ग्राफ मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये किसके लिए है? आपका C2H, यहाँ पे बेसिकली C2H5OH का एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ ये वाला जो है इसके नीचे लिखिएगा यहाँ पे आप C2H5OH प्लस H2O के लिए। और ये वाला जो राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग किसके लिए? HNO3 प्लस H2O के लिए है, जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका 68% होता है, तो ये 32% हो जाएगा। और यहाँ पे 95% C2H5OH का होगा, तो ये 5% हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है, मैंने ये तो आपको बात बता दिया कि C2H5OH है बेसिकली, वो क्या होगा? पॉजिटिवली डेविएटेड होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस टाइप से आएगा? अगर ग्राफ देखें, अगर ये ऐसे जा रहा है एक आइडियल सॉल्यूशन का, तो इसका जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिवली डेविएटेड ऊपर की तरफ से आएगा कि नहीं? हाँ जी सर। आएगा ना। जी C2H5OH का सर। ले लिया हूँ बेसिकली, वाटर का नहीं दिखा रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, जिसका क्या होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर में है, ठीक है। किसमें? प्रेशर में, वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, एक्चुअल में इसका वही वेपर प्रेशर 352 केल्विन है। कितना है? 352 केल्विन। क्लियर है? और यहाँ पे जो जा रहा है एक्चुअल में, ये है आपका वाटर का। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 होगा। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH सॉरी वाटर देखे तो वो 0 होगा कि नहीं? जी सर। लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखिए इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं जो एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ वो प्लॉट कर रहा हूँ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, ये वाला
टेम्परेचर का नहीं है, ये ऐसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये सर रहा वो आपका एट पॉइंट पी है जो हमने वहां लिखा है। ये, हाँ जी सर। हाँ वेपर प्रेशर लिखा हूँ। ये जो ग्राफ होता है मोल फ्रैक्शन और इसके बीच में, ये क्या है, वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे फिर से मैंने टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट किया। तो आप खुद देखिए अभी, आप खुद देखिए युवराज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो इसका जी सर। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? सर अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जब इन दोनों को मिक्स किया और एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, जिसकी वजह से ठीक है जो वेपर प्रेशर है बहुत ज्यादा यहाँ तक क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये 352 केल्विन है, यहाँ पे ये क्या है, 373 केल्विन है, वाटर है इधर XH2O का, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे XC2H5OH ये क्या होगा, 1 होगा। लेकिन दोनों को मिक्स किया हमने, दोनों को मिक्स किया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हुआ कि नहीं थोड़ा सा? जी सर। ठीक है, तो इस वजह से पॉजिटिवली डेविएटेड में, पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब क्या हो गया कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा कि नहीं? हाँ जी सर। तो बस इसलिए बोला गया है, एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा, पॉजिटिवली डेविएटेड शो करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अभी हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली डेविएटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम, यहाँ पे आपके पास HNO3 और यहाँ H2O है। सर नेगेटिव में इसके नीचे से कर्व जाएगा और नीचे हाँ, से जाएगा तो वो ये टेम्परेचर अगर जो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट H2O होगा का, वो बढ़ हाँ, जाएगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि ये नेगेटिवली है तो वेपर प्रेशर कम क्रिएट कर रहा है युवराज। अगर वेपर प्रेशर कम क्रिएट कर रहा है तो तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस, हमारा ये क्या है, ज्यादा हो वेपर जाएगा। प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच का, और टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच का। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जब कम क्रिएट करेगा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका लगभग 350 कैल्विन होता है, किसका, XHNO3 का। HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 350 होता है, और इसका 373 कैल्विन होता है, ठीक है। और एक्चुअल में ये क्या हो जाता है, ये दोनों से एक्सीड कर जाता है, मैक्सिमम दे जाता है, यानी थोड़ा सा इससे भी ज्यादा होगा, किससे, वाटर से भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? जी सर। तो नेगेटिवली डेविएटेड इसलिए क्या शो करते हैं, सर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। हाँ बॉइलिंग पॉइंट है, कहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे, दोनों सर उधर भी। हाँ इधर ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन का और इधर ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन का। हाँ सर मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना सोल्यूशन। जी।
डन सर। डन, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, एक लिस्ट बनाता हूं मैं जो जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन में आपने देखा कि डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स जीरो हो जाता है, आपका ए का अलग इंट्रैक्शन, बी का अलग इंट्रैक्शन, जो कि नया जो सॉल्यूशन बनता है ए बी उसके इंट्रैक्शन के बराबर होता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है कि नहीं? जी सर। अब क्या होता है इसमें कि जो पॉजिटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें ए बी का इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वो वेपर प्रेशर ज्यादा देते हैं, तभी तो ऊपर से जाते हैं। उनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका कम हो जाता है कि नहीं? जी सर। और जो नेगेटिवली होता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, और सेम एनर्जी पे कम वेपर रिलीज करेंगे। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे मैं पूरा एक लिस्ट बना देता हूँ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग वैन टॉप फैक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन जनरली वो बनाते हैं, ठीक है, जो सिमिलर होते हैं, थोड़ा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी होती है उनमें। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सिमिलर है कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो ये जो शो करेगा, ठीक है, ये क्या शो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। फिर अगर मैंने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड और प्लस में ले लिया मैंने इथाइल आयोडाइड, तो ये भी क्या होगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन होगा। होगा कि नहीं? दोनों ही सिमिलर है। थर्ड ले लिया जी एज सर। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन और प्लस में आ जाएगा आपके पास ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पे भी ये सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं आपको? हाँ ये भी जी क्या सर। होगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एज फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी क्या लग रहा है, दोनों के दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया एन हेक्सेन एन ऑक्टेन, सिमिलर दिख रहे हैं, सीधे बोलिए क्या होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? जी सर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन यही से आएंगे 95% प्लस में, चाहे वो जेई हो या फिर बोर्ड में अगर आपको पूछता है तो। अगर रीजन पूछेगा तो हर चीज का रीजन मैं बता चुका हूँ आपको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही रीजन पूछेगा, अगर पॉजिटिवली डेविएटेड है तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मिक्सचर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो भी कह सकते हैं वो लेसर देन द अर्लियर। ठीक है, जो पहले थे उनसे कम है, उसके वजह से इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिवली डेविएटेड है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप। जी सर। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए हमने एक लिस्ट बनाया। ठीक है, पॉजिटिवली डेविएटेड में बेसिकली क्या होता है, जैसे अल्कोहल होता है ज्यादातर। ठीक है, क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। जैसे अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH को मैंने H2O में मिला दिया, ये पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। C2H5OH को, ठीक है, मैंने वाटर में मिला दिया, ये भी क्या होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। आपका जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि पॉजिटिवली डेविएटेड हर हर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का तो उसका कंपोजिशन होता है जो बेसिकली वो फिक्स होना चाहिए। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ आ जाएगा CH3OH प्लस CCl4। ठीक है, इसमें भी अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ज्यादातर यहाँ पे मैक्सिमम आपके इथेनॉल मतलब अल्कोहल टाइप ही वाले ही क्या बनाते हैं आपके पॉजिटिवली। अब यहाँ आ गया एसीटोन, एक आध डिफरेंट भी आएगा, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, फिर एसीटोन प्लस इथेनॉल हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली डेविएटेड। मैंने बता दिया आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो थोड़ा सिमिलर दिखेंगे आपको, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे। देखिए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, यहाँ CCl4 है, यहाँ अल्कोहल है, यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ क्या है, अल्कोहल है मैक्सिमम। लेकिन अल्कोहल वाले ही क्या होते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड बनाते हैं। दिस इज एन, एक देख सकते हैं आप कि ये क्या हो सकता है, आपका एक्सेप्शन टाइप हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद एसीटोन के साथ सर क्या है, CH2? CCl4 है ये। एसीटोन के साथ। हाँ CS2 है ये।
ये क्या है यूराज CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जी आता है सर। आपके पास, तो यहाँ मोस्टली नेगेटिवली डेविएटेड में ना एसिड होते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस H2O कर दिया मैंने, ठीक है। फिर आपको मैंने HNO3 प्लस H2O कर दिया, इसका तो एजियोट्रॉपिक में देखा भी हमने। फिर हमने क्या कर दिया H2O प्लस HCOOH हो गया। HCOOH क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड ही है, ठीक है। फिर अपने पास आ जाएगा एक एक्सेप्शन CHCl3 प्लस C6H6, ठीक है। ये एक ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाएगा एसिड CH3COOH प्लस pyridine, ठीक है। इसमें भी एसिड दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास अल्कोहल CH3OH प्लस CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही प्रेजेंट है, तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल आ जाता है जिसको ध्यान में रखना है, CH3COOH प्लस एनिलीन। एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये इस टाइप से होता है, एनिलीन। एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। pyridine जो होता है आपका, pyridine क्या होता है, बेंजीन रिंग में ही ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एक ऐसे लगा रहेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा pyridine। सर वो पैराडीन है। हाँ pyridine। सर CH3COOH। यस। ये सर हमारा होता था ओइक एसिड होता था ना सर, ये कोई सा COOH, हाँ वही एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। सर ये अपने डायग्राम्स क्या बनाए हैं साइड में? ये pyridine का स्ट्रक्चर है। सर इसको एक बार ये थोड़ा अच्छे से बना दो प्लीज। अच्छा अच्छे से, एक मिनट, एकदम अच्छे से बना दूंगा। बेंजीन से तो इतना ड्रॉ करते हैं कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला समझ में आ रहा है। इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। डन सर। हो गया, समझ में जी आ सर। गया। अब हाँ जी देखिए, सर। एक मिनट, ओके। अब देखिए यहाँ पे आता है वैन हॉफ फैक्टर, और वैन हॉफ फैक्टर में आपके पास आता है एबनॉर्मल और मोलर, एबनॉर्मल और मोलर, एबनॉर्मल और नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। वैन हॉफ फैक्टर, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसके मासेज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए डिफाइन करता हूँ मैं एबनॉर्मल, नीचे सब टॉपिक डाल लीजिएगा। एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added to the solvent and it undergo association or dissociation
इन दोनों का एग्जांपल बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देन द मोलर मास of non-volatile solute as calculated from its normal molar mass will be different from its normal molar mass। इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। क्लियर है? जी सर। अब देखिए यहाँ पे आता क्या है अपने पास, होता क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे दो चीजों की बात किया हूँ, ठीक है, इसे लिख लिया आपने, इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँ। डन सर। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे अब नॉर्मल मोलर मास की बात किया हूँ, जैसे NaCl है आपको, तो NaCl पता है सॉल्यूशन में जाते ही ये Na+ और Cl- में जाएगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे अगर मोलर मास देखा जाए तो 58.5 ग्राम होगा इनिशियली, होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों एक साथ है ना, इसका आ जाएगा आपका 23 और इसका आ जाएगा 35.5, तो दोनों एक साथ हैं, तो ये 58.5 ग्राम होगा कि नहीं? जी सर। लेकिन यहाँ पे जब ये अलग अलग हो गए, इसका 23 हो जाएगा और इसका 35.5 हो जाएगा। तो अगर हम निकालते हैं किसी एक आयन को, क्योंकि ये एक मोल है, किसी एक मोल को निकालते हैं राइट हैंड डायरेक्शन में, तो अलग अलग आएगा कि नहीं? हो सकता है या तो Cl- आए एक मोल या फिर Na+ आए, ठीक है। और बिफोर डिसोसिएशन आप करेंगे तो 58.5 ग्राम आएगा, और आफ्टर डिसोसिएशन करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो 23 भी आ सकता है, 35.5 भी आ सकता है, क्योंकि एक मोल निकाल रहे हैं आप। तो क्या ये LHS जो है वो नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है? सर इक्वल आता है। नॉट इक्वल टू आ रहा है। सर लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल दे रहा है और इसका एक मोल दे रहा है। अच्छा तो हाँ, तो उस इनिशियली आपका 58.5 ग्राम है, एक मोल ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं, सॉल्यूट निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो 58.5 ग्राम है। लेकिन जैसे आपने सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया आपने सॉल्वेंट में, उसके बाद एक मोल उसमें से कुछ निकालिएगा, 1 मोल, ठीक है, तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा आपके हाथ में। जी सर। तो यही होता है अब नॉर्मल मोलर मास, कि सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, जब वो सॉल्वेंट में ऐड होते हैं, ठीक है, तो या तो वो एसोसिएट होंगे, मतलब मिल जाएंगे, या फिर डिसोसिएट होंगे। अब एसोसिएट वाला भी एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट सपोज अपने पास है CH3COOH, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब भी जाता है ना, तो ये डाइमर फॉर्म में बना लेता है, ठीक है, किस फॉर्म में बना लेगा? डाइमराइज हो जाएगा, CH3C O, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा OH, इस साइड ले लेंगे आप, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये CH3। तो ये बेसिकली क्या करता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है। इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने के लिए H को लेफ्ट हैंड साइड पे कर देता हूँ, राइट हैंड साइड पे, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं? जी सर। और ये 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अगर मोलर मास निकालते हैं आप, ठीक है,
यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं तो 2 कार्बन कितना हो गया 24 और 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 28 और 2 ऑक्सीजन 32, यानी ये 60 ग्राम हो जाएगा, होगा कि नहीं? जी सर। और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, और तो ये 120 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी सर। अब इसका आप जो भी है रिएक्टेंट में पूरा का पूरा उसको उठाइए, 1 मोल या 2 मोल उठाइए, कितना आएगा 60 ग्राम आएगा। वहीं पे इसका उठाएंगे तो कितना आएगा 120 ग्राम आएगा कि नहीं? तो जी यहाँ पे सर। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका एसोसिएशन, जो नीचे वाला है वो एसोसिएट हो रहा है 2 मोल से 1 मोल बना रहा है, और जो ये यस 1 सर। मोल से 2 मोल बना रहा है इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका एबनॉर्मल और मोलर, एबनॉर्मल मोलर मास का और नॉर्मल मोलर मास का। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ पे डाइमर फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट लिखवाया था आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो उसी का बात हो रही है। ठीक है। एसोसिएशन, एसोसिएशन हो गया। सर हमें पता कैसे लगेगा कहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है कहाँ पे डिसोसिएशन? एक्चुअल में देखिए ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है। ये क्या होता है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, CH3COH जो होता है वो वीक एसिड होता है। वीक एसिड है तो 5%, मैक्सिमम 5% डिसोसिएशन होगा। ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या करेगा, यहाँ पे एसोसिएट कर लेगा, जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, वो एसोसिएट कर लेता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है बस। समझ गया सर। एंड सर क्या कहते हैं, और यहाँ पे वो एसोसिएट, हमने OH और O के बीच में क्या शो करा है सर वहां पे? ये एक बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन सर। अब देखिए यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की जो बात किया था मैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास के टर्म में आई का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखता हूँ। 2-3 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग टर्म में आई का ही। आई इज इक्वल टू होता है वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में आ जाएगा आपके पास एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? जी सर। तो अगर ये लिख लीजिए जरा, डन सर। सर आई क्या रिप्रेजेंट करता था? वेंट ऑफ फैक्टर। डन सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आई का वैल्यू क्या होगा, तो नॉर्मल मोलर मास इसका कितना है? सर 1/2 हो 60 है, जाएगा 0.5। 60 है। हाँ तो 60 और अब नॉर्मल 120, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं? जी सर। ठीक है। और आगे देखते हैं, अब नॉर्मल और मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास हो गया। सर अब फर्स्ट एग्जांपल के लिए क्या होगा? वहां पे एक्चुअल में मैं इसलिए मैंने अवॉइड किया, ठीक है, क्योंकि मैं मोल्स के टर्म में इजिली इसको बता सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आई इज इक्वल टू दो चीजें की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 58.5
अपॉन में 23 भी हो सकता है, और i इज इक्वल टू 58.5 अपॉन 35.5 हो सकती है कि नहीं, यानी ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। जी सर। ठीक है, और ये भी 2 पॉइंट थोड़ा बड़ा सा समथिंग होगा, सॉरी 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 1.89 के करीब जाएगा कि नहीं, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो। जी सर। आप खुद ही डिवाइड करके देखिए जरा, 58.5 डिवाइडेड बाई 35.5 है ना, विच इज इक्वल टू समथिंग 1.64 आ रहा है, यानी 1.7 आ रहा है। तो क्या 1.7 को मैं ऑलमोस्ट 2 के बराबर मान सकता हूँ? हाँ जी सर। तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, दोनों में अप्रोक्सीमेशन जी है। सर। एक्चुअल में जब नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिखाऊंगा ना, सीधे सीधे आपको 2 दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ये किया थोड़ा सा। ठीक है, यस सर। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे देखिए, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इसका ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको डिवाइड करके बताइए जरा युवराज, कितना आ रहा है, 58.5 डिवाइडेड बाई 23, ये आ रहा है 2.5 आ रहा है, एग्जैक्टली 2.5 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 1.7 आ रहा है। ठीक है, जी यानी ये सर। मोर देन 1 और लेस देन 1 वाली बात होती है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आई का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला मैं आई का लिख रहा हूँ, उसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। इट इज डिफाइंड एज, इसको भी लिख सकते हैं, बेंट ऑफ फैक्टर को इस टर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? जी सर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सॉल्यूट particles, ratio of number of solute particles लिखिएगा प्लीज, ratio of number of solute particles, solute ये particles है, मैं particles ना लिखा है, particles associated or dissociated and number of solute particles, number of solute particles। एक मिनट रुक जाइएगा जरा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट particles after associated or dissociated and number of solute particles before associated or dissociated, before associated or dissociated। एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिख लीजिए और अच्छा लगेगा। क्लियर है? जी सर। मतलब अगर इसका फॉर्मूला लिखूं मैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट, number of solute particles after dissociation या association, after dissociation या फिर association, अपॉन में आ जाएगा अपने पास number of solute particles before dissociation या association। क्लियर है? जी सर। लिख लिया आपने? डन सर। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है। अगर मैं डिसोसिएशन का एग्जाम्पल लूँ तो सीधे सीधे NaCl का ही ले लेता हूँ। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ क्या आया, Na प्लस प्लस Cl माइनस आया। और एसोसिएशन का एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो ये इथेनोइक एसिड वाला ले लेता हूँ, सीधे सीधे आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैंने ये COH, ठीक है, और ये डबल बॉन्डेड O और ये CH3, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे I लगाता हूँ, यहाँ पे पता चल रहा है ना आपको कि ये डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं युवराज? जी सर, और यहाँ नीचे क्या हो रहा है, एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन हो रहा है, 2 से 1 बन रहा है, यहाँ 1 से 2 बन रहा है। यहाँ पे I इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल दे रहा है, तो ये 1 मोल और 1 मोल, आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल हो रहा है, जी सर, अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन ये अकेला था, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/1 आ गया, यानी I इज इक्वल टू 2 आ गया युवराज। जी सर, और यहाँ पे I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये 2 मोल था, ठीक है, फिर ये कितना दिया, 1 मोल, आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल दे रहा है, और बिफोर एसोसिएशन कितना है, 2 है, तो 1/2 आया कि नहीं? जी सर, तो ये होता है I का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू ऐसे, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो क्या ये NaCl में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 के बराबर आ रहा था कि नहीं, जहां आपने हाँ पूछा था जी, नॉर्मल और मोलर, नॉर्मल मोलर मास में ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ रहा था। यहाँ जी मास सर, की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो एग्जैक्ट 1/2 आ रहा था, जी सर, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर है। डन सर, हाँ, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसको डिसोसिएट करने आना चाहिए, 2 एल्युमिनियम है तो 2Al ले लिया, Al पे +3 चार्ज लगता है तो +3 लगा दिया, और 3SO4 है तो 3SO4 -2 लगा दिया, ठीक है। आई का वैल्यू बताइए जरा जल्दी से। सर आई का वैल्यू हो जाएगा इधर, क्या कहते हैं सर, इधर इट विल बी 2 और 3। नहीं, 2 और 3 कैसे होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है? सर ये हमारा वो हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट हो रहा है। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स दिख रहे हैं आपको? सर 5। 5, आफ्टर डिसोसिएशन 5 दिख रहे हैं, ठीक है। बिफोर डिसोसिएशन कितने दिख रहे हैं? सर 1। आई का वैल्यू क्या आया, 5। 5/1 5 आया कि नहीं? जी सर, Na2SO4 है, जस्ट सपोज Na2SO4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2Na प्लस SO4 -2, आई का वैल्यू बताइए। सर आई का वैल्यू हो गया हमारा 3। 3/1 आएगा, पूरा बताया करिए, जी सर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 3, इससे हम लोग ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, I जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा भाई, हाँ जी क्योंकि सर, डिसोसिएट एक से तो ज्यादा ही डिसोसिएट करेगा, हाँ सर, डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा होगा, एसोसिएशन में 1 से कम होगा। एसोसिएशन में I लेस देन 1 होगा। यस सर। क्लियर है, लिख लिया आपने? एक मिनट सर। ओके। युवराज, जी सर, हो गया? हाँ जी सर, ओके, चलिए तैयारी सही से हुई है ना? आई एम जी एक्सपेक्टिंग सर, लॉट, ठीक है। सर हो गया ये। नहीं नहीं, ये देखिए अब आई का जो दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला, वो आ जाता है अपने पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक मिनट थोड़ा होल्ड ऑन करिए प्लीज, प्लीज फॉर अ जी मिनट। सर, सर मैं वॉशरूम जाके आया।
ओके युवराज। जी सर। जी तो मैं कह रहा था ऑब्जर्व आई का जो एक नया फॉर्मूला है, ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में आ जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ ऑब्जर्व सीपी इज इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का था, तो वो यहाँ मॉडिफाई होके क्या हो जाता है कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेसिकली। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। हाँ बेसिकली ये क्या है, आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला है, याद आया? जी सर। ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। उसके बाद आ जाएगा आपके पास एलिवेशन। इसमें क्या था आपके पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी सर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एलिवेशन इन या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा टीबी जो होगा उसमें हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसमें भी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा और के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर है? फिर आ जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की जब बात करते हैं हम लोग, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। तो कभी कभी आपको कंपेयर करने को देगा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो एम और आर और टी, उसके अलावा जो आई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और मैंने हर तरीके का आई फाइंड आउट करना सिखा दिया आपको। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे होता है अपना सिलेबस खत्म। ठीक है, यस सर। इस चैप्टर को खत्म करते हैं, हो गया खत्म। अब इस पे आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और आपका जी सर। क्योंकि यूनिट टेस्ट है तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लीजिए अगर वहाँ अच्छा स्कोर चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है, और कोई जी सर। डाउट तो नहीं है ना इस चैप्टर में? नहीं सर, इस चैप्टर में तो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास रखते हैं फ्राइडे में। हम लोग फ्राइडे में तो होती है अपनी, हाँ जी फ्राइडे सर। में जितने डाउट्स होंगे एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, फिर आपके पास एग्जाम्पलर है। सर एग्जाम्पलर मैंने सेंड किया था शायद आपको, अब तो मेरे पास हिस्ट्री नहीं हाँ है। सर भेजा था, आपने पढ़ा है, मेरे पास भेजा हाँ, था। एग्जाम्पलर कर लीजिए, जी वो सर। दोनों एग्जाम्पलर कर लीजिए, ये एनसीईआरटी कर लीजिए, असाइनमेंट मिले होंगे वो कर लीजिए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स लगा लीजिए कुछ क्वेश्चन। जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।